नमस्कार। मैं सविता सिंह आज आप लोगों से कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मुक्ति पथ के पेज पर मैं हूँ और जैसा मुझसे कहा गया है कुछ गंभीर बातचीत कविता को लेकर हम आज करेंगे। कविता हम क्यों कविता लिखते हैं? अभी हाल ही में समालोचन पे मैंने लिखा है कि मैं कविता क्यों लिखती हूँ, और उसमें ये भी मैंने बताया है कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कविता आप कैसे लिखती हैं, आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप क्यों लिखती हैं। और वो एक अस्तित्विक सवाल है बेसिकली कि इतने सारे काम करने को हैं मनुष्य को जीवन में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते भी हैं। कुछ लोग कविता क्यों लिखते हैं? क्या हम लोग आज इसी से शुरू करें? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ढेर सारे काम करने को पड़े हैं। कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ लोग पुल बनाते हैं, कुछ लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, कुछ लोग तमाम तरह के ऐसे औजार बनाते हैं जिससे मनुष्यता को ही खतरा हो। दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कविता क्यों लिखते हैं? और ख़ासकर एक स्त्री कविता क्यों लिखती है, यही तो प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्न को कभी भी हम नगण्य नहीं कर सकते जब हम बातचीत करते हैं। तो ये जो भूमिका मैं बना रही हूँ ये कहने के लिए कि मेरे लिए कविता लिखने का कर्म, कविता लिखना क्या है। हो सकता है कि जो कुछ भी मैं कहूँ वो उसे आप लोग खुद महसूस करते हो, या कुछ वैसा ही सोच समझ कर आप लोग भी लिखते हो। लेकिन बहुत सारी बातें कहने में होती हैं, और इसीलिए कहने का अपना एक अर्थ है। कहना, बोलना, इस सब का रिश्ता हमारी स्वतंत्रता से है। इसीलिए आप पाएंगे कि स्वतंत्रता को नष्ट करने वाली जो विचारधाराएं हैं उन्हें चुप्पी पसंद है। वो चाहती हैं कि लोग उस पर ना बोलें, उस पर प्रश्न ना उठाएं, उस पर कोई बातचीत ना हो। तो बोलना, लिखना, सोचना, ये सब हमारी आज सिर्फ हमारी प्रकृति से संबंधित चीज़ें नहीं हैं। ये हमारे अधिकारों, हमारे राजनीतिक होने, सामाजिक होने, अच्छा जीवन जीने की जो हमारी ख्वाहिश है, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बात है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कविता लिखना एक साहस का काम है, मुश्किल काम है, और लिखते रहना तो और भी मुश्किल है। आपको लिखने से मना भी किया जा सकता है। आपको आपकी चीज़ों को लोग बहुत, जिसको कहते हैं ख़ास किस्म का, उस पर निरीक्षण उसका करके और आपको कहा जाए कि ये दिशा सही नहीं है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो लिखना क्या कोई बहुत मासूम सा काम है? जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पोइट्री जो है कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ है। ये कविता लिखना एक क्रिएटिव काम तो है, लेकिन स्पॉन्टेनियस ही सिर्फ है ऐसा मैं नहीं मानती। स्पॉन्टेनिटी तब आती है जब आप लिखने की प्रक्रिया में होते हैं। तब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा अगला वाक्य क्या होगा। लेकिन आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आप किस जगह पे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पोइट्री लिखने में, कविता लिखने में। कहने का मतलब कि हमारा जो अस्तित्व है और हमारा ज्ञान, ये दो चीज़ें मिलकर हमें वो मनुष्य बनाती हैं जो कल्पना करना चाहता है, जो अच्छी चीज़ें बनाना चाहता है, सुंदरता को गढ़ना चाहता है। सौंदर्य प्रकृति में बिखरी हुई है, मनुष्य के जीवन में भी बहुत सौंदर्य है। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जो
मैं मानती हूँ कि मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है यदि वो उसके जीवन के वृत्त में प्रकृति नहीं आती, प्रकृति के दूसरे जीव नहीं आते। मनुष्य अपूर्ण है उस अर्थ में। और ये जो पूरा आधुनिक हमारा जो चिंतन है, इसमें मनुष्य को केंद्रीय सत्ता मानकर जो कुछ भी रचा गया उसमें उससे बहुत तोड़फोड़ आप जानते हैं कि हुआ है। और पृथ्वी जो है अभी नष्ट होने के कगार पर है। तो उस विषय के बारे में भी सोचना कि हमने अगर कहीं कोई गलती ली, अगर कोई गलत किसी मोड़ से मुड़ गए हैं तो हम कैसे पीछे जाएं, कैसे अपने को रीपोजिशन करें, कैसे फिर ठीक से सोचना शुरू करें। ये सारे काम कविता के काम है, कविता की जिम्मेदारी है और कविता लिखने वालों के ये काम है। यानी कि बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही जिम्मेदार ढंग से सोचना और जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब कर्म है। तो आप जब कविता लिखते हैं तो ये ना सोचिए कि आपको सिर्फ प्रशंसा मिलेगी, आपको सिर्फ वाहवाही चाहिए, इसके लिए आप कविता लिखते हैं। नहीं, कहीं कोई अपूर्णता है मनुष्य के जीवन में जिसको मनुष्य खोजता है और जिसके लिए ही दर्शन शास्त्र, ये काव्य शास्त्र, कला, ज्ञान, विज्ञान, इस सब इन गहन चीज़ों की तरफ मनुष्य गया ही इसीलिए है। तो शुरुआत में ही मैं बताऊं कि कविता लिखना कभी बहुत जोखिम का भी काम हो सकता है, जैसे आज है वो एक जोखिम भरा काम है। और कवि को मेरे हिसाब से भीतर से साहसी होना चाहिए, क्योंकि जब आप सौंदर्य की रचना करने चलते हैं, जब आप अच्छे सुंदर समाज की रचना करने चलते हैं, तो कविता वही चाहती है, कविता का वही उद्देश्य है। कविता का उद्देश्य छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कविता। और भले कोई छोटा कवि है, कोई बहुत बड़ा कवि नहीं, ऐसा लोग कैटेगरीज बनाते हैं, लेकिन जो भी कविता लिखना चाहता है या चाहती है या लिख रही है या लिख रहा है, वो एक बड़े काम में लगा हुआ है वो व्यक्ति। और इसीलिए उसके हिसाब से ही उसको पढ़ना लिखना चाहिए, उसको सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कहना, मैं आप लोगों के साथ, मेरे पास अभी कोई टेक्स्ट नहीं है जिसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली आपसे बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बातचीत है। बड़े बड़े व्याख्यान तो मैं देती रहती हूँ, लेकिन ये बातचीत का सुख बहुत बड़ा है। और इसकी जो आत्मा है बातचीत की, वो इसकी क्रिएटिव स्पॉन्टेनिटी में है, जो कि मैं मेंटेन करूँ। तो हो सकता है कि कुछ बात बीच में ही रह जाए और मैं दूसरी नई बातचीत करने लग जाऊं, क्योंकि वो उस वक्त उस बात से जुड़ी हुई है। अंत में लेकिन मैं रैप अप करूँगी, सबको जोड़ दूँगी एक साथ। लेकिन अभी मैं जो कुछ कह रही हूँ उसमें बहुत सारी बातें, इसलिए बातों से बातें निकलती हैं और फिर उनको भी थोड़ा तवज्जो देना होता है। तो अभी हम क्या बातचीत कर रहे हैं? हम यही बातचीत कर रहे हैं कि लिखना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो उसमें एक ख़ास किस्म का नैतिक साहस चाहिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और हम क्या लिखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये ना कि जैसा समय आ रहा है उसी समय के हिसाब से आप अपनी कविता को ढाल दीजिए और आप बच करके जैसे किसी गली से निकल लीजिए, ये सही नहीं है। इससे कविता भी उदास हो जाती है। कविता भी आपसे कुछ उम्मीद रखती है। जैसे मैं सामाजिकता के बारे में कह रही थी, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कविता लिखना एक व्यक्तिगत कर्म है और उसका ताल्लुक सिर्फ आपके अपनी कल्पना से है या इमेजिनेशन से है। आप जानते हैं कि कविता का वो दौर गुजर चुका जब ऐसा लोग सोचते थे। कविता एक सामाजिक चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपकी कविता को पढ़ने वाले लोग चाहिए और आप एक ऐसे मीडियम में काम कर रहे होते हैं। कविता भाषा की आत्मा है और भाषा आप अकेले तो बोल नहीं सकते। भाषा जो है वो कोई मोनोलॉग नहीं है, एकालाप नहीं है।
भाषा हमेशा से एक सामाजिक सच्चाई रही है। भाषा के लिए दूसरे लोग चाहिए, बोलने वाले। बिना इसके सामाजिक बॉटम लाइन को समझे बगैर आप इस तरह के क्रिएटिव काम कर नहीं सकते जिसको हम कविता लिखना कहते हैं। तो बहुत सारे भाषा के, लैंग्वेज के बहुत सारे थ्योरीज हैं। कुछ लोग नॉमिनलिस्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि आपको अर्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो यथार्थ है वही मीनिंग पैदा कर देता है। ये एक बहुत पुरानी किस्म की विचारधारा है। अब हम लोग ये मानते हैं, और इसे मैं भी मानती हूँ, और बहुत सारे दार्शनिक भी इसको मानते हैं, जो लिंग्विस्ट्स हैं और जो फिलॉसफी हैं, लैंग्वेज के फिलोसफर्स हैं, कि ये एक निहायत सामाजिक चीज़ है। और इसे समाज, जैसे जैसे मनुष्य सामाजिक बनता गया, जिम्मेदारी के साथ वो अपने समाज को महत्व देता गया, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से बाहर जाकर समाज को ही एक व्यक्ति के रूप में जब वो देखने लगा है, तब भाषा और उन्नत हुई है। और इस भाषा में क्या क्या नहीं हुआ है। मनुष्य जितना अपने बाहरी यथार्थ में जीता है, उतना ही वो अपनी भाषा में जीता है। और वो सारा यथार्थ भाषा में ही आके हमें मिलता है, हम उसको समझ सकते हैं। उसमें परसेप्शन है, उसमें डिडक्शन है, इंडक्शन, तमाम तरह की विधियां हैं जिसके ज़रिए आप अपने यथार्थ को समझते हैं, उसको अपने ज्ञान का आधार बनाते हैं। भाषा उसके बॉटम लाइन में, जिसको हम कहते हैं इट्स एन ऑन्टोलॉजी, ये हमारे अस्तित्व की वैसी परत है जिसके बगैर और कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हमारा सोचना, समझना, दूसरों तक बातों को पहुंचाना। तो ऐसी इतनी अस्तित्विक चीज़ है भाषा, और उसमें ये कर्म, जिसको हम कविता लिखने का कर्म कहते हैं, ये ऐसी क्रिया है जिसमें निश्चित तौर पे हम अपने सामाजिक होने का दावा पेश करते हैं, या उसका संकेत बार बार हमें मिलता है कि हम ऐसी बातें कहें जिसे दूसरे समझ सकें, जिससे दूसरों का फ़ायदा हो सके, हम एक साथ सुंदर का स्वप्न देख सकें या उसको रच सकें, इत्यादि इत्यादि। तो आज की बातचीत में यही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समय में, जिस समय में ये कर्म कर रहे होते हैं, उस समय में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट ढंग से बात करने से बात नहीं बनती कि हम कुछ बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं और समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि आपको सुंदर रचने का हक ही न मिल रहा हो, आपने जो कुछ भी रचा है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा हो, तब हम इस एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जो लक्ष्य है उसको नहीं पा सकते। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समय, यानी कि हमारा जो समय संदर्भ है, उसको परखें, उसको समझें कि उसमें क्या हो रहा है। दुनिया भर में ये बात कही जाती है कि भारत जो है एक पुरानी संस्कृति है, इसकी एक मेजर सिविलाइजेशन है ये। तो जब हम ऐसी बातचीत करते हैं तो हम किन चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं? हम निश्चित तौर पे, संस्कृति का मतलब ही है भाषा, संस्कृति का मतलब है हमारा इतिहास, और उसमें लिखी गई चीज़ें, कही गई चीज़ें, उत्पादित की गई चीज़ें, ये सारी चीज़ें संस्कृति का हिस्सा है। तो इस संस्कृति को, अगर ये संस्कृति बड़ी है तो इसमें हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या बड़े काम किए गए। क्या जो लोग संस्कृति का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं वो इस पहलू को समझते हैं या समझ पा रहे हैं? मैं इस पर बहुत सोचती हूँ आजकल कि अगर हम
किसी बड़ी संस्कृति के वारिस हैं, तो हमारा काम क्या है? कविता लिखना तो निश्चित तौर पे है, जो मैं करती हूँ और आप लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन क्या हम धर्म, आस्था, इन सब चीज़ों को घटाकर कोई राजनीतिक समझ बनाकर इसे आगे ले जा सकते हैं? क्या राजनीति का काम संस्कृति को घटाना है या उसे किसी तरह से उस पर चोट पहुंचाना या उसको कोई आघात देना है? मैं समझती हूँ कि राजनीति भी एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, राजनीति ये कोई छिछली सी चीज़ नहीं है जो बहुत सारे लोग उसको बना देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। हमारी शक्ति कैसे बढ़े, हम कैसे ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाएं, ये उसका एक एस्पेक्ट है। शक्ति के लिए संघर्ष लोग करते हैं और ये उसका हिस्सा है, लेकिन राजनीति की भी अपनी गहराई है, एक डेप्थ है। इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक पे लगाया है, शेयर किया बल्कि, कि राजनीति करते हुए या करने के पहले उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या क्या लिखा, अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश उन्होंने की। और उस जनरेशन के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने राजनीति को एक गहरी चीज़ मानी और उसको उसमें आने की पूरी तैयारी की। तभी आप एक नया देश बना सके, तभी आप समझ सके कि लोगों के नागरिक अधिकार क्या होते हैं, उनको नागरिक कैसे बनाया जाए। आपको मालूम है कि उपनिवेशवाद ने बहुत ही साफ ढंग से ये बता दिया था हम लोगों को कि हम नागरिक नहीं हो सकते, हमारे अधिकार नहीं हो सकते, हमारा जो दर्जा है वो कमतर है, हमारी संस्कृति जो है वो बेकार है, हमारी किताबें पढ़ने लायक नहीं है। ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं एक समय में, और बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकारा भी है, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, प्रतिवाद किया, जिससे कि हमारी ये राष्ट्रवादी चेतना विकसित हुई। हमने अपनी चीज़ों को फिर से जांचा, फिर से देखा, फिर से पढ़ा। आप सभी जानते हैं राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं तो बहुत आदर करती हूँ उनका। और आपको मालूम है कि उन्होंने ज़्यादातर अपने उपनिषदों पर लिखा, उनकी टीका तैयार की। वैसे ही जितना भी रिफॉर्म हुआ हमारे आधुनिक समय में, जब हमने अपने संस्कृति को जांचना शुरू किया, तो हमने बहुत सारे उसमें बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया ताकि हम नए समय में जीने लायक हो सकें। और बहुत कोशिश करके, बहुत सारे नए अधिकार देकर, बहुत सारी नई जिम्मेदारियां देकर एक इस तरह के नागरिक, ऐसे मनुष्यों की चेतना विकसित की गई जो इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स आधुनिक राष्ट्र राज्य के भीतर रह सकें, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति आदर होना चाहिए। दूसरों की भाषा, दूसरों की संस्कृति, दूसरों के रचना कर्म, उनके प्रति हमारे मन में एक स्वीकार का भाव होना चाहिए। ये मॉडर्न संस्कृति है, ये मॉडर्न स्टेट है। सबको वो व्यक्ति बनाता है और सारे व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों और उनके जो कर्तव्य हैं उनको पहचानने और उनको स्वीकार करने की तमीज़ देता है। तो हम ऐसे समय में भी आ सकते हैं, और सिर्फ भारत के बारे में हम ये बात नहीं कह रहे हैं, आप पूरे वेस्ट जो पश्चिम दुनिया है और बाकी जो दूसरे ग्लोब के दूसरे देश हैं, आप देखिए वहाँ पर बीच बीच में इस तरह की क्राइसिस आती है, जब आधुनिकता की जो ये देन है
उसको नकार कर एक ख़ास किस्म की अधिनायकवादी फैसिस्ट संस्कृति को बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी ऐसा हुआ है तो उसको फिर से ठीक किया गया है। नुकसान बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छी बात तो ये है कि हम लोग मिलजुल के रहें। आज मैं इनफैक्ट धर्मनिरपेक्षता पर भी बात थोड़ी सी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी कविता लिखने वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस उलझे से मसले पर अपनी राय दें। क्या इस देश में संभव नहीं था कि तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम से मिलते थे, खाते पीते थे साथ, बहुत सारी चर्चाएं करते थे, एक दूसरे के लिटरेचर को पढ़ते थे, और एक साझी संस्कृति बनी ही थी इस देश में। बनी थी या नहीं? बनी थी। और वो स्थिति बेहतर थी या नहीं? मेरे ख्याल से बेहतर थी या बेहतर है। और इसको ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, उससे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो बदमज़गी पैदा हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, खून खराबे हो रहे हैं, ये सोचने का ही विषय है। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इस क्षण होती हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की जो संस्कृति है, छोटे समय में ही बनी है। 60-70 साल इसकी उम्र है इस संस्कृति की। लेकिन ये एक संस्कृति है, एक तरीका है लोगों के साथ जीने का, अच्छा महसूस करने का। और हमारे पास तो अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम लिखना चाहें कि इन वर्षों में साहित्य में हमने क्या क्या किया, क्या क्या पाया, कैसे आस्वाद पैदा किए, कैसा सौंदर्य बोध जागृत हुआ, अगर हम इसको लिखने जाएं तो आप पाएंगे कि आप किसी मरुस्थल में नहीं खड़े हैं। आप पाएंगे कि पूरा हरा भरा सब्ज एक पूरा वातावरण है। इसको लोगों ने सींचा, उसको पुष्पित पल्लवित किया। और मेरा ये मानना है कि कविता लिखने वालों की ये जिम्मेदारी है, कविता की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी सुंदर चीज़ों को दोबारा समेट कर लाए, सामने रखे, उसको जांचने के लिए लोगों को प्रेरित करे। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक दूसरे को नकारते रहेंगे तो उससे संस्कृति नहीं बनती है। वो संस्कृति का एक ऐसा दौर होता है जिसमें बहुत गहरे ढंग से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ख्याल है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। एक क्राइसिस स्थिति है अभी हमारे देश में, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों की गहराइयों को नकारा जा रहा है, उनको ढका जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि राजनीति की भी अपनी गहराई है। आप अरस्तु के बारे में सोचिए, प्लेटो के बारे में सोचिए, किस तरह का दार्शनिक विचार उन्होंने राजनीति को बनाया। और आज तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो आदर्श रखे, उन्होंने जिस तरह से बात की, वो हमारे लिए अभी तक एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह है। प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसमें जो केंद्रीय सवाल पूछते हैं सोक्रेटिस, और उसी को राजनीति कहते हैं कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। और पूरी किताब प्लेटो ने अपने गुरु सोक्रेटिस के इसी सवाल के इर्द गिर्द जो बहसें हुआ करती थी उसी को उन्होंने दर्ज कर दिया डायलॉग के फॉर्म में। और एक महानतम दर्शन की महानतम पुस्तक है जो राजनीति पर है। उसी तरह से अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। उन्होंने राजनीति के बारे में जो दूसरी बात कही वो ये कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक जीव है। इसका मतलब है कि राजनीति जो है वो सामाजिक चीज़ है। हमारी सामाजिकता में राजनीति है
और उसको हम उस तरह से लें, यानी कि उसको और उन्होंने मनुष्य के गहरे जीवन में उतार दिया राजनीति को। और उसमें भी कैसे कैसे प्रश्न आए कि नागरिकता क्या है। अरस्तु के लिए नागरिकता बहुत बड़ा प्रश्न था। कौन नागरिक हो सकता है, नागरिक होने के क्या क्या गुण होते हैं, फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती क्या है, कितना वैल्यू उन्होंने दिया, सुख क्या होता है, व्हाट इज हैप्पीनेस, किस तरह के समाज में मनुष्य सुखी रह सकता है। इस तरह की बातचीत राजनीति पर बातचीत करते हुए सारी बातचीत की गई है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग राजनीति को सिर्फ स्वार्थ साधने और सत्ता पाने और सत्ता को बरकरार रखने जैसी एक्टिविटी में अपने को संलग्न करते हैं या उसी को राजनीति मानते हैं, वो दे हैव मिस्ड द पॉइंट, दे हैव जस्ट मिस्ड द पॉइंट। हमें आज भी ज़रूरी है कि हम लोगों से जानें कि किस बात में उन्हें खुशी होती है, उनके लिए सुख की परिभाषा क्या है। अरस्तु ने एक पूरा ट्रैक लिखा पोएटिक्स पे। उनकी जो किताब है एथिक्स पर, यानी कि नीति शास्त्र जिसको कह सकते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि देखो, जो इस तरह के विषय हैं जैसे कि राजनीति चिंतन या हमारी नीति, हमारी मोरालिटी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए एक ही तरह का विवेक नहीं चाहिए। एथिक्स के लिए हमको प्रैक्टिकल रैशनैलिटी चाहिए, यानी कि जो हम सोचें वही करें, यानी कि प्रैक्टिस। मैं इस पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता रहता है अब आजकल सोचते हुए कि थियोरी और प्रैक्टिस में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मैंडेट कुछ मांगते हैं और राजनीति कुछ करते हैं। तो ये जो भाग है इसको देखना पड़ेगा, इसको जांचना होगा। और ये ना सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जो लोग सोशल साइंसेस में काम करते हैं उनका काम नहीं, ये कवि का भी काम है। हमारी कविता को भी ये कर्म करना होता है। क्यों? क्योंकि जो कविता है वो राजनीति से बहुत दूर नहीं है। वो भी वही बॉटम लाइन जो मैंने कहा आपको, ऑन्टोलॉजी, बॉटम लाइन ऑन्टोलॉजी हमारी मनुष्यता की जो है उसको शेयर करती है, वहीं से उपजती है वो। और इसीलिए हमारी मनुष्यता की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि मनुष्य एक बहुत ही संवेदनशील, रचनाशील जीव है। आप कार्ल मार्क्स को पढ़िए, उनके सिर्फ दास कैपिटल को मत पढ़िए, उनके बाकी जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़िए। आप जर्मन आइडियोलॉजी को पढ़िए, गोथा प्रोग्राम को पढ़िए, फ्योरबाख पर जो उनकी थीसिस है उसको पढ़िए। वो आपको बताएंगे, वो बता रहे हैं कि क्रिएटिव एक मधुमक्खी भी है और क्रिएटिव एक मनुष्य भी है। लेकिन मधुमक्खी जो अपने छत्ते बनाती है उसमें वो कुछ नया नहीं करती। क्रिएटिव तो है लेकिन वो न जाने कब से वैसे ही छत्ते बनाया करती है। लेकिन मनुष्य जो एक झोपड़े में रहता था उसने क्या क्या नहीं और बनाए। आप देखें, यानी कि इतिहास में जाने पर हमें पता चलता है। इतिहास बहुत ज़रूरी है कविता को भी लिखने के लिए और समझने के लिए। जिस तरह की कविताएं 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखी गई, क्या हम आज वैसे ही लिखते हैं? यानी कि कविता लिखने को मैं एक ऐसा कर्म मानती हूँ जो पूरी तरह से सम्यक है, बहुत ही ऑर्गेनिक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उससे जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन कविता एक चीज़ करती है खास करके हमारे लिए, हमें एक आंतरिक यात्रा कराती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम जो कुछ भी करते होते हैं उसको जांचते हैं। एक ऐसी क्रिटिकल
फैकल्टी प्रदान करती है कविता हमें, जिसमें हम ईमानदारी से खुद को ये कह सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही है या गलत है। एक ऐसी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता कविता आपको देती है मनुष्य होने के नाते, जिसमें आप कितने ईमानदार हैं वो आप खुद ही जान पाते हैं। अच्छी कविता बड़ी मुश्किल से आती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप अच्छी कविता कैसे लिखती हैं। मैं आज वही चीज़ उसी पे बातचीत कर रही हूँ आपसे। अच्छी कविता लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी बातें मैं कह रही हूँ वो सारी बातें आप लगातार सोचते रहते हैं, आप लगातार इस क्रिएटिव इमेजिनेशन और इस क्रिएटिव कर्म में लगे रहते हैं। यानी कि आपका पढ़ना लिखना होना चाहिए, दुनिया के साहित्य को पढ़ना, दूसरों की अच्छाइयों को अच्छा मानना, दूसरे की अच्छाइयों को नकारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी में बुराई है तो आप उसको अच्छाई मत कहिए, उससे आप सीखेंगे ही नहीं, उससे आप खुद ही अपने लिए रास्ते बंद कर देंगे, अच्छा सोचने के रास्ते, लिखने के रास्ते। किसी कवि की कोई एक पंक्ति आपके साथ आ जाती है और वो आपकी हो जाती है, आपके साथ रहती है। आप उसको किस तरह से आत्मसात करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में तो कम से कम ये परंपरा रही है कि बातचीत में लोग न जाने किनको किनको कोट करते रहते हैं, और ख़ास करके जो हमारे शायर हैं, बड़े शायर, उनको कोट करना तो लोग अपने शिक्षित होने की निशानी मानते हैं। यानी कि दूसरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दूसरों से सीखना बहुत ज़रूरी है। और कविता के लिए सिर्फ कविता ही नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ कविता पढ़ने से ही कविता नहीं आती, वो आपसे बहुत कुछ मांगती है। आपका पूरा अटेंशन चाहिए, उसको केयर चाहिए। वो जितना देती है उसे कहीं ज़्यादा आपसे लेती है। आप लंध फंद में रह करके अच्छी कविता नहीं लिख सकते, ये मैं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसको दिखा देती है, खुद ही दिखा देती है कि इसमें देखो ये प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आपने उसकी गहराई को जानने के लिए अगर उसका साथ किया, उसके साथ बीहड़ों में गए, जंगलों में गए, गहरे जलाशयों तक गए, तो आपको कुछ देती है। आपको उस जल के रंग के बारे में आपको बताएगी, उसकी गहराई के बारे में बताएगी। हर मनुष्य का अपना एक बीहड़ होता है, कविता उसको दिखा सकती है। पेड़ों के सौंदर्य को कौन दिखा सकता है? गगन दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरो शिखा पर थी अब राजती, कमल ने कुल वल्लभ की प्रभा। अब ये सौंदर्य कहीं और इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा सोशल साइंस है, कोई भी दूसरी जो विधा है, वो आपको ये दे ही नहीं सकती। कविता दे सकती है। पेड़ों पर पड़ती हुई रोशनी एक ऐसी स्थिति जब दिन का अंत हो रहा हो और उसकी रोशनी जो पत्तों पर पड़ती हो, उसका रंग कविता दे सकती है। लेकिन तभी जब आप उसके साथ हो, ये तो पल भर में ये रंग बदल जाने वाला है। अभी गगन लोहित है, लेकिन थोड़ी देर में वो काला पड़ने वाला है, अंधकार आने वाला है। तो आप जब उसके साथ हैं तो आप इतने ही चेतस, इतनी ही ईमानदारी से उसके हर मूवमेंट को, उसके हर
उसकी हर हरकत को आप ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी कविता आपके पास आती है। कहने का मतलब कि इसे आप गढ़ नहीं सकते। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट पोएट्री। आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं अपनी समझ, जिसके बारे में मैंने अभी बातचीत की, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो हमारे और आपके और कविता के बीच का संबंध है जिसमें कविता है, और वो तभी इंस्टेंटली वो चीज़ आती है, तभी आती है जब आपका संबंध प्रगाढ़ है उसके साथ। एक कौंध की तरह वो चीज़ आती है। लेकिन अगर आपका उसके साथ संबंध नहीं है, अगर आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप मान लेते हैं कि यही इसका फॉर्म है, इसी में कविता लिखी जा सकती है, देन यू आर मिस्टेकन। तब तो आप किसी उसके पुराने किसी रूढ़ रूप से ही प्रेम कर रहे हैं, जो अभी तात्काल आपके साथ जो उसके संबंध हैं उस पर आपकी दृष्टि है ही नहीं। इसलिए हमें इतिहास का एक बोध होना चाहिए। क्या बीत गया, किस चीज़ को आप नहीं ला सकते, ना उस पर आप कोई ऐसी राजनीति कीजिए जिस चीज़ को, जो चीज़ कई हजार साल पहले मनुष्य कर चुका, उसे क्यों दोहराया जाए, जब उसमें ये शक्ति है, उसकी कल्पना शक्ति है, उसकी रचनाशीलता है उसके अंदर कि वो कुछ नया कर सकता है। तो क्यों आप पुराने को लाना चाहते हैं हर बार? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी कमतर है, और मनुष्य में जो एक नैसर्गिक का उसका एक नैसर्गिक गुण है कि वो भविष्य के बारे में सोचे। कल्पना उसके पास है, इसीलिए है ही, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते? इसीलिए हमारी 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 एक पद्धति होनी चाहिए कि हम पीछे की चीज़ों को कैसे पढ़ें, कैसे जानें, किस हद तक अपनाएं, और अभी जो वर्तमान में हमारी जो समकालीन स्थिति है उसमें हम कैसे संबंध बनाएं, और हमारा जो भविष्य है उसमें हम कैसे दाखिल हों। कहीं भी अगर आप चूकते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हैं। और कविता की अल्टीमेट जिम्मेदारी, मेरा हिसाब है कि यही है कि जहाँ कहीं भी असुंदर है या हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो बेबाकी से बता दे कि वहाँ तो इस स्थिति में तुम कुछ और तो कर सकते हो, लेकिन कविता नहीं लिख सकते, कविता नहीं आएगी। ये सब काम आप किसी दूसरी विधाओं के उससे कर लें, कविता को मत इसमें लाइए, बिकॉज वो ये काम करने के लिए नहीं है, वो सुंदर को गढ़ने के लिए है। वो प्रेम देती है, प्रेम चाहती है, सहानुभूति देती है, सहानुभूति चाहती है। तो मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, पता नहीं इसका क्या अर्थ आप लोगों के लिए बन रहा है, लेकिन मेरे लिए इसका ये अर्थ है, और इसको मैं साझा करती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि ऐसी ऐसी बातें कही जानी चाहिए, और इन बातों से दूसरे भी बहुत हद तक सहमत भी होते हैं। तो एक ये मेरी आज आप लोगों से बातचीत जो मैं कर रही हूँ उसमें कविता की जिम्मेदारी, एक नागरिक होने के नाते हम अपने समय में कविता कैसे लिखें, किस तरह से गढ़ें, कैसे कोई दोहराव, कोई नकलीपन, कोई कृत्रिमता उसमें ना आए, क्योंकि तब कविता मर जाती है बेचारी। मेरा मानना है कि उदासी नहीं, वो बोर भी हो जाती है। नया नया करना है, नया सोचना है, नया लिखना है, नए फॉर्म्स, नए कंटेंट चाहिए। और जब कोई विधा ऐसी गतिशीलता चाहती है, ऐसी डायनेमिज्म चाहती है, निश्चित तौर पर उसको रूढ़ बनाने की कोशिश, समाज को रूढ़ बनाने की कोशिश, ऐसी चीज़ों से वो दूर रहती है। उसका कोई मतलब नहीं फिर
घटिया घटिया कविताएं आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसकी प्रशंसा में, उसकी प्रशंसा में। मैं सुन नहीं पाती, मैं सोचती हूँ कुछ और हो रहा है, ये कविता नहीं है, कुछ और चीज़ घटित हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। सुन पाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझको। आज तो नहीं, लेकिन कभी और मैं आप लोगों से कविताओं पर बातचीत करूँगी, कुछ कविताओं को लेकर के एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हमारे आसपास अभी जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें बहुत सारी अच्छी कविताएं हैं। खासकर प्लीज़ आप हमें नाराज़ न होइएगा, लेकिन स्त्रियां बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, पुरुष भी लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर स्त्री कविता का दौर है। मैं आज आप लोगों को खास करके स्त्री भाषा और स्त्री के जिसको कहते हैं उसकी राइज, उस पर 2 कविताएं मैं पढ़ना चाहती हूँ। अपनी नहीं, अपनी भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, लेकिन एक कविता शुभा की है जो मैं पढ़ूंगी, और एक कविता कात्यायनी की। मैंने इधर जिधर बहुत सारी जब भी मैंने बातचीत की है इस तरह की, जैसे आज मैं आप लोग के साथ कर रही हूँ, तो मैंने दूसरों की कविताएं पढ़ी हैं, सिर्फ स्त्रियों की कविताएं, ये बताने के लिए कि आपकी निगाह उस पर जानी चाहिए, आप देखें उसमें क्या लिखा जा रहा है। जैसे स्त्री भाषा, अभी तो नहीं बात कर सकती मैं स्त्री भाषा पे, एक पूरा सेशन चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं आपको कहूँ कि लोगों को आश्चर्य होता है कि स्त्री भाषा भी कोई चीज़ हो सकती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इस पर बहुत चिंतन हुआ है, खास करके फ्रेंच फेमिनिस्टों ने बहुत बातचीत की, और इतनी अच्छी बातचीत है कि अगर किसी दिन मैंने ये सब आपके साथ साझा करना शुरू किया तो आप कहेंगे कि हाँ, सचमुच कुछ चीज़ें घटित हुई हैं, कि भाषा कोई इटर्नल चीज़, कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। जैसे बाकी चीज़ों का विकास होता है, इससे भाषा का भी विकास होता है। और किसी समय में जा कर के पुरुष सत्ता ने भाषा को ग्रामर के ज़रिए स्थिर किया, और ये भूल गए, और बाकी लोग भूल गए कि ऐसा किया गया है, जिसको सिंबॉलिक ऑर्डर कहा जाता है। यानी कि उसका पूरा एक सत्ता का एक गणित है कि कैसे भाषा में अर्थ पैदा हो, है ना। आपको ग्रामर यही चीज़ें बताता है। तो एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, आप पाएंगे कि ऐसे जो संबंध पुरुष और स्त्री के बीच में बने, जो समानता के संबंध थे, वो बहुत हद तक ग्रामर में ही है, हमारी भाषा के ग्रामर में है। और किस तरह से इस सिंबॉलिक ऑर्डर में आप सोचते हैं कि आप राजनीति पे सोच रहे हैं, या आप साहित्य पे सोच रहे हैं, या आप दर्शन पे सोच रहे हैं, लेकिन भाषा पर अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप बहुत हद तक असफल होंगे। कोई भी किसी भी जकड़न को तोड़ने में या किसी भी ऑर्डर को तोड़ने में आप असफल होंगे। आपको भाषा में जाना होगा, क्योंकि वहाँ भाषा की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसमें ये सारी चीज़ें संचित हैं, जहाँ पर हमें जा कर के बहुत सारा काम करना होगा। मैंने खुद अपने ढंग से किया है। मैंने कई जगहों पे बात की है कि जो मेरा दूसरा संग्रह है, नींद थी और रात थी, उसमें जो कविताएं हैं, उसमें भाषा का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि फॉर्म और कंटेंट दोनों बदले। यानी कि भाषा ऐसी हो जिसमें जो विषय वस्तु है, कविता की जो विषय वस्तु है, वो डिलीवर हो सके, वो लोगों तक पहुंच सके। अगर कोई सिर्फ इतना कहता है कि ये कविताएं बहुत संवेदनशील हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा अभी पाठक आना बाकी है। जो मेरा असली पाठक होगा वो या होगी, वो मेरी भाषा को जांचेगी। रात का दरवाज़ा जैसी कविता कैसे लिखी गई, संध्या को किस तरह से सांवली प्रिया के रूप में मैंने दोबारा उसको सजा कर आप लोगों के सामने
रखा, रात, दोपहर, ऐसी कई कविताएं हैं जहाँ पर स्त्रीकरण, जो वो स्त्री है उसका दोबारा स्त्रीकरण करना पड़ा है एक स्त्रीवादी विचारधारा के तहत। तो जब ऐसी कविताएं लिखी जाएं, जब आप बहुत ही जिसे कहते हैं गहराई में जाकर आप इन कॉन्सेप्ट्स को रीडू करते हैं, उस पर पुनः काम करते हैं, तो आप भाषा को नहीं छोड़ सकते। भाषा को माकूल बनाना होगा, अनुकूल करना होगा, उसमें से वो तमाम चीज़ें हटानी होंगी जहाँ पर अर्थ न पैदा, नए अर्थ न पैदा हो सकें। उसमें कोई भी ग्रामर की भी, व्याकरण की भी अगर कोई बाधा है तो उसके पार जाना पड़ेगा। ये सब मैंने किया। तो सुबह की जो कविता है ये इसी भाषा पर है। और मैं इधर इन सबों की कविताएं पढ़ रही थी तो मैं चौंक गई इस कविता पर। मेरी बहुत प्रिय कविता है ये। कहने का मतलब कि इस कविता में ये कहा गया है कि सबकी भाषा होती है, मनुष्य की एक भाषा नहीं है। चिड़ियों की भाषा है, जानवरों की भाषा है। सिर्फ वो हमारी तरह से नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भाषा नहीं है, तो वो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ वो जी सकेंगे। आप तो देखते होंगे आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनती हैं, किस तरह से, किस सहानुभूति से, किस संवेदनशीलता से जानवर अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ समझ के साथ जीते हैं, न कि कोई नासमझी के साथ वो जीते हैं। ये सब कैसे होता है? उसके लिए भी एक कोड चाहिए, उसके लिए भी एक साइन चाहिए, एक सिम्योटिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो एनीवे फेमिनिस्टों का बहुत सारा काम सिम्योटिक्स पर है, जिस पर हम कभी बात करेंगे, और सिम्योटिक कितना इम्पोर्टेंट है। ये शुभा की कविता है, एक समय था। अपनी भाषा सब पर थी, चिड़ियाएँ और चींटियाँ बोलती थीं, घोड़े और बैल हमारी भाषा समझते थे। अब्बू खां की बकरी ने जो बातें की अपने बकरे से, वो बातें पहाड़ी चश्मे ने सुनी। जब पंडित संसार को मोह माया बता रहे थे, जब शूद्र और स्त्रियों के लिए वर्जित थी संस्कृत, तब वे किसी और भाषा में बात करते थे अपनी दुनिया में। कौवे और गीदड़, कुत्ते और लोमड़ियाँ भी समझते थे वो भाषा, केवल पंडित उसे नहीं जानते थे। कितनी अच्छी कविता है ये। और इन्होंने कब लिखा ये अब नहीं, लेकिन मैं अब इस पर थोड़ा शोध करने जा रही हूँ। शुभा एक विलक्षण कवित्री है। उनको पढ़ते हुए मेरा बहुत भला होता है। बहुत कुछ उनका और मेरा मिलता जुलता है। एक संसार हम लोग शेयर करते हैं जिसमें दूसरों को लेकर एक बहुत नैतिक कंसर्न है, और इसके बगैर कविता ऊंचाई पा नहीं सकती। कविता के साथ ऐसा व्यवहार करना भी नहीं चाहिए। उसको लत्ते की तरह इस्तेमाल, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो जैसी है, जिस तरह से, जिस रूप रंग में निखर कर वो हमारे सामने आती है, हमें आश्चर्य हो जाता है कभी कभी। सारा कुछ तो वो दिखाती भी नहीं है। मेरी बहुत सारी कविताएं कविताओं पर हैं। एनीवे, कात्यायनी की कविता सात भाइयों के बीच चंपा, आप लोग समूह ने पढ़ी है। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं कि जो स्त्री कवित्रियाँ हैं वो अपने समकालीन या पहले आई हुई कवित्रियों को नहीं पढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं। हमारी जो कविता है मैं किसकी औरत हूँ, ये मैं कह सकती हूँ आप लोगों से कि जब मैंने वो कविता लिखी, जो अभी एक प्रसिद्ध कविता है, उस वक्त मैंने इन लोगों को नहीं पढ़ा था।
वो मेरा जो अपना धरातल था, अपना जो संसार था, उससे वो कविता उपज करके आई थी। और मेरा जो एक राग कविता के साथ है, एक संबंध मोह का, प्रेम का जो है, उससे उपज करके वो आई। लेकिन ये कविता, इस तरह की कविताएं तब तक लिखी जा चुकी थी हिंदी में, और इनका एक रोल है। अब जब हम वापस उस समय में जाते हैं, तो जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कैसे जाना है हमें अपने पहले के समय में, इवन 10 साल पहले, 15 साल पहले के समय को अगर आप जानना चाहते हैं, आप कैसे उसमें जाएं, इसके लिए उसकी एक पद्धति होनी चाहिए, और बिना उसके आप उसके अर्थ को पा भी नहीं सकते। तो बहुत ही लगाव, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति और प्रशंसा की भाव से अगर आप जाते हैं, तो आपको कुछ हासिल होगा, आपको कुछ मिलेगा। सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान के लिए अगर आप जाते हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा। जो कविता बहुत कम देती है इस तरह का ज्ञान, वो तो आपको समग्र देना चाहती है, संपूर्ण देना चाहती है। आप क्यों एक छोटी सी चीज़ उससे लेने जाएंगे। एनीवे, 7 भाइयों के बीच चंपा, इसका पाठ मैं करती हूँ। 7 भाइयों, और ये कविता क्यों, मैंने जो आपको पहले बताया, क्योंकि एक तरह का ये ऐसी बातचीत है, इससे पता चलता है कि स्त्री को आप समाप्त नहीं कर सकते, उसमें एक रेजिलियंस है। मेरी भी कविताएं हैं, खास करके लंबी कविता। पता नहीं मुझे समय मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर समय मिला तो मैं वो लंबी कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जिसमें चांद तीर और अनश्वर स्त्री उसका नाम है, जिसमें ये बताया गया है कि आप, स्त्री एक सच है, सत्य है, उसका सत्य का रूप है। आप उसको क्यों नष्ट करना चाहते हो, और तुम नष्ट कर भी नहीं सकते। यूं ही अपनी ऊर्जा खत्म किए जा रहे हो, मारने, काटने, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने, उसकी जीभ काटने। क्यों कर रहे हो भाई, मत करो। बहुत सारी सुंदर चीजें देने के लिए स्त्री तैयार है, उसे वो उसकी ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश करो उससे, वो मिलेगी वैसी चीज। एनीवे, 7 भाइयों के बीच चंपा। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेल बनकर उगी। झरबेली के साथ कटीली झाड़ियों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घराधन की। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नील कमल उगाया। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई। उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई रात में बारिश हुई झमड़कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। तो कविता का जो ये रूप है, उसका स्त्री रूप, स्त्रियों द्वारा लिखा जाने वाला, पाया जाने वाला रूप, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगी। उसके बाद आज की बातचीत समाप्त करूँगी। मैंने सोचा है कि अपनी 1-2 या 3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आशीष त्रिपाठी को, आशा को, अरविंद को, दीपक को, सोहन लाल को, सुकृति को, मानवेंद्र को एवं विशाल को। इन लोगों की पूरी टीम है, जिसको मुक्ति पथ की टीम हम कहते हैं, जिनकी वजह से ये बातचीत आज हो पा रही है। और मेरी कृतज्ञता इस बात में है कि जो बातचीत करता है या करती है, और जो लोग इसको सहज बनाते हैं, वो सब एक ही कर्म में लिप्त हैं, और वो कर्म है
कि मनुष्य होने के नाते हमें चिंता होनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता कैसे बची रहे, हमारे बोलने की आज़ादी और उसका सौंदर्य कैसे निखारा जा सके, किस तरह से हम उस जगह को ना खाली करें जो अच्छी जगह है, जहाँ पर अच्छे विचार हैं, हम वहाँ पर डट कर रहें, और जो छिछले विचार हैं, जो नष्ट करने वाले विचार हैं, उनका हम प्रतिरोध करें। तो हम जब ये साझा मिल करके सब कुछ करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अपनी एक दो कविताएं सुनाऊंगी और पुरानी कविताएं सुनाऊंगी। मेरे अभी संग्रह आने वाले हैं नए, लेकिन आज की बातचीत क्योंकि मैं इसी धरातल पर मैंने उसको किया है, तो बातचीत की को इसी पर मैंने टिकाया है, तो मैं आप लोगों से अपनी कुछ पुरानी कविताएं शेयर करूंगी। एक कविता है रात, नींद, सपने और स्त्री। ये हमारे पहले संग्रह अपने जैसा जीवन की कविता है। इसी में वो कविता है विमला की यात्रा, मैं किसकी औरत हूँ। ये सब प्रसिद्ध कविताएं, ये मैं बार बार पढ़ना नहीं चाहती। आप कुछ दूसरी कविताएं आज सुनिए ताकि आप जानिए कि कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में जाना पड़ता है स्त्री को अपनी कविता पाने के लिए। भाषा में, समाज में, साहित्य में, इतिहास में, राजनीति में। आप ये ना समझिएगा कि स्त्री कविता कोई इनोसेंट चीज़ है, कोई मासूम चीज़ है, नहीं। वो बहुत राजनीतिक है और बहुत मारक चीज़ है। इसको याद रखिएगा, वो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्त्रियां जो हैं सिर्फ खाली रोने गाने के बारे में, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत सारी कविताएं राजनीतिक कविताएं हैं, बहुत ही डायरेक्ट ढंग से, लेकिन ये सारी कविताएं जो है राजनीतिक कविताएं हैं, क्योंकि ये सब रिकवरी के बारे में, चीज़ों को बनाने के बारे में, अच्छाई को बचाने के बारे में और सौंदर्य को रचने के बारे में ही है। और ये राजनीति है। जिस राजनीति में डेप्थ की मैं बात कर रही थी वो यही है। रात, नींद, सपने और स्त्री। नींद में ही छिपा है स्त्री होने का स्पर्श, जिसे महसूस करती है रात, और जो छाई रहती इस पृथ्वी पर वह इसी स्पर्श की छाया है, जिसके नीचे नींबू के फूल खिलते हैं, चंपा की कलियां जन्म लेती हैं। नींद में है कहीं सौंदर्य जिससे जुड़ी है स्त्री, पनपाती मृत्यु, ग्रस्ती हिंसक पुरुषार्थ को, गिराती साहसी और बलवान को, राज्य करती फिर एकाग्र भाव से सब पर। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। नींद में जागती है रात, इस रात में देखती है स्त्री आदिम अनुभूतियों पर थिरकते अपने होने के कामुक स्वप्न। एक कविता जो मैं शुरू में ही, जो प्रतिरोध की कविता, जैसे स्त्री प्रतिरोध की कविता आप जिसको कह सकते हैं, ये कविता है कुसुम का सत्याग्रह। इस पर कुछ लोगों ने काम भी किया है, सत्याग्रह पर काम करते हुए इसको लिया गया। कुसुम का सत्याग्रह। उसके संताप का आज 14वां दिन है। वह कहती है नहीं छुएगी अन्न अभी और 7 दिन, नहीं बांधेगी केश, न करेगी प्रेम, न दया, न देगी दान किसी को, स्वयं को धूल में मिला डालेगी। सब कुछ उसके लिए अब है नगण्य, वह सचमुच है मरणासन्न। संताप के इन कठिन दिनों में बताती है कुसुम, उसे कभी नहीं मिला भरपेट भोजन, अक्सर बचा खुचा ही मिला। देखा संभ्रांत पुरुषों ने उसकी तरफ काम वसी, अक्सर किया उसे मजबूर बेबस। किसी ने दया नहीं की उस पर, उसे प्रेम कभी नहीं मिला। समझा गया उसे एक स्त्री ही, फटेहाल दुर्बल। बाल खोले कभी नहीं बांधने का संकल्प लिए, आत्मसंताप की आखिरी दिन रोती हुई लेटी है कुसुम सत्य के आग्रह में। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं इसमें जो जिनको आप लोगों ने जिस पर पोस्टर बनाया है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को कुछ नई कविताएं सुनाना चाहती हूँ, या फिर अपनी राजनीतिक कविताएं। जब
गुजरात में दंगा हुआ, उसके बाद मैंने कुछ कविताएं लिखी। वो मेरा पहला अपने जीवन का एक्सपीरियंस था जब मैं इतना ज़्यादा अंदर से हिल सी गई और मुझे अपने देश के लिए डर लग गया था उसी वक्त। और एक पूरी सीरीज़ मैंने लिखी, जो नींद थी और रात थी, जो मेरा संग्रह है, उसमें संकलित हैं ये कविताएं। इसमें से मैं एक या दो पढ़ती हूँ आपके लिए। देश के मानचित्र पर। जिस्म पर इतने जख्म, मन पर उससे भी ज्यादा। देश के मानचित्र पर और भी ज्यादा। एक तरफ ढेर जली लाशों का, एक तरफ टंगा हुआ पेट चीर कर मारा गया अजन्मा बच्चा। एक तरफ पथरा गई आंखें कंचों सी, देखे थे जिन्होंने बलात्कार बहनों बेटियों माशुकाओं के। उनके नुचे स्तन, घायल गर्दन, कटी फटी बाहें, थके ध्वस्त हुए अनगिनत शरीर कराहते लुढ़के। और इस हकीकत के भीतर बची वे तमाम औरतें, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, यातना शिविरों में खलबल मारे भय के। ये कविता है जो कोई भी नेक इंसान कहेगा। उसने कहा, बख्श दो मुझे, तुम तो जानते हो मैं वही हूँ नसरीन, तुम्हारी मुंह बोली बहन। कई बार जो तुम्हारे काम आई, जब तुम बेहद बीमार थे, याद करो। जब घर में और कोई न था तुम्हारा, भागकर मैं ही डॉक्टर के पास गई थी। पहली बार जब तुम नौकरी के लिए निकले थे, मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी। इधर कई बार तुमने खुद ही मुझसे पूछा था, कब होने वाला है तुम्हारा बच्चा। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। आज भी पहले की तरह ही तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। रख दो त्रिशूल, डंडे, तलवार, भाले। अपनी आंखों से नफरत पोंछ दो। वह तुम्हारी रूह को गंदा किए जा रहा है। मेरे अलावा कोई और भी है मेरे भीतर, जिसे अभी यह दुनिया देखनी है। वह भी तुमसे यही कह रहा है जो और कोई भी नेक इंसान कहेगा। थूक दो नफरत, गुस्सा, बाहर निकल आओ इस नई क्रूरता से। फिर हमारे देश में पेंडेमिक की तरह किसानों की आत्महत्याएं शुरू हुई और क्या बताऊं, परिवार के परिवार नष्ट हुए और हो रहे हैं। एक कविता है अंत। कर्नाटक के एक अंधेरे गांव में जीवन का खेल समाप्त करने की तैयारी कर रहा है एक किसान परिवार। जमीन पर चटाई डाली जा रही है, कटोरे में जहर घोला जा रहा है। बच्चों को एक तरफ बैठाकर निहारती है उन्हें एक बार उनकी माँ, देखती है अपना संसार अंतिम बार। बांधती है नए सिरे से साड़ी, ठीक करती है पल्लू। सामने ही बैठा है शांत हो चुके तूफान की तरह किसान। सब देखते हैं एक दूसरे को सूनी आंखों से। फिर एक रुलाई फूटती है किसान के गले से, दफन होती है जो तुरंत वहीं। एक खालीपन देखता है उनकी तरफ, वे भी देखते हैं उसको। किसी में किसी के लिए खौफ नहीं। एक शांति छा जाती है फिर हर तरफ, सिर्फ देह तड़पती है कुछ देर और उसके बाद हमारा देश कहाँ गया और हम अभी कहाँ हैं। न्यू लिबरलिज्म की नव उदारवाद की जब शुरुआत हुई, तब मैंने ये कविता लिखी, जहाँ मेरा देश था, जो आप लोगों के साथ आज साझा कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले जहाँ एक राह थी, अब वहाँ एक दीवार है। कुछ दिनों पहले जहाँ एक राह थी, अब वहाँ एक दीवार है। थी जहाँ हमारी इच्छाएं, वहाँ लालच है सिर्फ।
कामना थी जहाँ लहराती वासना है, जहाँ खुशी थी दुख की गजन छाया है, जहाँ सारा साहस था वहाँ गज़ब की लाचारी है, जहाँ मेरा देश था अब वहाँ एक बाजार है। वहाँ उस पेड़ पर बैठा पखेरू जैसा दिखता है जो वह असल में कुछ और है। रंगीन आंखों वाली मछली जल में तैरती दरअसल युद्ध में काम आने वाला एक मारक यंत्र है। पड़ोस में रहने वाले सामान्य से दिखते लोग खतरनाक गुप्तचर हैं, हमारा नाम पता बटोरते। दफ्तर में कोने में बैठने वाला क्लर्क करता है आजकल अपनी हैसियत से बड़ा काम, वह दर्ज कर रहा है मारे जाने वालों के नाम। मेरा प्रतिनिधित्व करती दिखती सरकार मेरी नहीं लगती। मेरा देश हथिया चुका है कोई और देश। हद है, जो कुछ जैसा दिखता है वह वैसा नहीं अब, जहाँ जो कुछ था वहाँ नहीं अब। सॉरी। एक कविता सुनाती हूँ, सहमति। हमारे आज के समय की कविता है ये। खुशी खुशी चल रहा है सारा अत्याचार, अपने सिर उतार कर पेश कर रहे हैं लोग खुशी खुशी। अब तो अपना ही जल्लाद है जैसे है अपना नाई। वो तो डॉक्टर अपना एक, दर्जी भी एक अपना। वैसे ही खरीदार हैं अब सबका अपना अपना। खरीदता है जो सब कुछ, सारी देह, सारा दिमाग, समूचा अंतःकरण, सारी सहमति। बेचते हुए कितना हल्कापन महसूस होता है, खरीदे जाते हुए कितना संतोष। यह तो बाजार ही जानता है अब, या बाजार में बिकती चीज़ें। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो लंबी कविता सुनाने की मैं सोच रही थी वो वाकई लंबी हो, कहीं और कभी और सुनाऊंगी। उसमें जो बात कही गई वो यही है कि आप अच्छाई को, स्त्री को, सत्य को, सौंदर्य को नष्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। ये सारी चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं, इनके कारण ही यह संसार है और इसके पक्षधर हमेशा रहेंगे। आप कितना भी कह दें कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसेंशियलिस्ट हैं, पोस्टमॉडर्न लोग जैसे कह रहे हैं, एक दौर में आप आकर भले इसके प्रति स्केप्टिकल हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें दुनिया में हैं ही, दुनिया इसी से बनी ही है, जो इसेंशियली ऐसे ही हैं, जिनको बार बार पाने की कोशिश हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने चित्त को ठीक करने, अपने जीवन को संवारने के लिए इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी खोज में रहते हैं। और इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि हम सभी लोग भाषा में हैं, हम सभी लोग इतिहास में हैं, और हम सभी लोग एक गति में हैं, एक डायनामिक स्थिति में हम हमेशा रहते हैं। चीज़ें बदलती रहती हैं, उनका बदलने का जो तरीका है वो द्वंद्वात्मक हो सकता है। बहुत सारे मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, या फिर एग्जैक्टली जिस तरह से बताया गया है उस तरह से द्वंद्वात्मक ना हो, उसमें कई छोटी छोटी और उसके छोटे छोटे द्वंद्व होते हैं जो इतिहास में सामने आते हैं। हो सकता है हम लोग एक वैसे ही दौर में हों जिसमें हम कविता लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये जिम्मेदारी कोई और हमें नहीं दे, ना हम किसी और से लेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे सामाजिक होने, हमारे सभ्य होने, हमारे सुंदर होने की निशानी है, या उसकी मांग है। तो कविता पर बातचीत करते हुए इतनी सारी बातचीत मैंने आप लोगों से की, और आप लोगों ने सुना मुझे,
इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कहना चाहती हूँ आप सबों को। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कभी बातचीत करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को साझा करने के लिए। साझा करना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सबों को। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।